What's up, everybody? This is Dr. Imran Khan, and welcome back to my channel. This is the third video of the chapter haloalkane and haloarenes. As you know that we are revising the entire syllabus of grade 12. So without wasting any time, let's start with today's topic, and that is optical isomerism. Now, what is optical isomerism? First, you need to understand the certain steps that are used here. So first is the normal light propagates in all the direction, right? All the three directions. So when it is passed through a Nicol prism, so suppose this is a Nicol prism. So Nicol prism has a property to converge all the propagation all the directions into just one plane. तो ये सब single plane में propagate करने लगती हैं. So this is called a plane polarized light. Plane नाम से पता चल रहा है, polarized light. This is also called as a monochromatic light. तो plane polarized light. अब now this plane polarized light को जब हम किसी solution से पास करते हैं, इस कंटेनर के अंदर हमारा solution रखा हुआ है. This is our solution. तो जब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इस सोल्यूशन से पास करता है, तो ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आइदर टूवर्ड्स राइट. सपोज ये प्लेन ये जो डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया ये इसका ओरिजिनल एक्सिस था. नाउ इट हैज़ रोटेटेड द प्लेन पोलराइज लाइट बाय एन एंगल थीटा टूवर्ड्स इट्स राइट, या ये लेफ्ट में भी रोटेट कर सकता है. इसी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में भी रोटेट कर सकता है. सो इफ द सब्सटेंस रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट, देन द सब्सटेंस इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. And if the substance rotates the plane polarized light towards left, then the substance is called as levorotatory. Rotatory substance. ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म. अब इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता चल जाता है दैट वेदर अ सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट. अगर कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है दैट मीन्स इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट. अगर राइट में रोटेट कर रहा है तो एक और जो नोटेशन उससे रिप्रेजेंट करते हैं उससे बोलते हैं प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड लेवो रोटेटरी है तो उसको माइनस साइन से भी रोटेट रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम मॉलिक्यूल को कैसे देख के बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है. ठीक है, राइट में रोटेट कर रहा है और लेफ्ट में रोटेट कर रहा है. खैर वो कॉम्पिटिशन्स के लिए जब RS नॉमेनक्लेचर वगैरह करवाया जाता है तब ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगा. अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि वेदर अ सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, मतलब इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट और नॉट. तो ये मैं लिखूं इसको कि टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस. तो किन चीज़ों को ध्यान रखें ताकि हम ये चेक कर सकें वेदर ए सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट. पहला जो कंडीशन है दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन कि इट शुड बी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल. एसिमेट्रिक स्पेलिंग गड़बड़ हो गई. एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब उसमें सिमेट्री नहीं होना चाहिए. ये सफिशिएंट कंडीशन होती है. जब उसमें सिमेट्री नहीं होगी तो हेंस इट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज. नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज. So hence it will be non-superimposable on its mirror image. And तीसरा है कंडीशन आप कर सकते हैं, it should have chiral carbon atom. chiral carbon atom होना चाहिए. तो बट पहला जो कंडीशन है वही सफिशिएंट कंडीशन है. chirality भी उसी एसिमेट्रिक की कंडीशन में ही आ जाती है. तो अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि chiral carbon atom क्या होता है. तो chiral carbon atom are those carbon atoms that have different groups attached to it. जैसे ये है.
सो दिस इज अ कायरल कार्बन एटम, ये जो स्टार मैंने बना दिया, दिस इज अ कायरल कार्बन एटम। आप देख सकते हैं दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो एसिमेट्रिक। ठीक है, तो अब दूसरा टर्म जो सेकेंड कंडीशन है, इट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। मतलब क्या कि समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमने यही मॉलिक्यूल उठाया और इसको बनाया, इसका मिरर इमेज उठा के हमने बना दिया। तो अब ये देखिए इस मॉलिक्यूल को, ये जो आपके सामने ये मॉलिक्यूल है ना, ये वाला, इस मॉलिक्यूल को सीधे उठा के यहाँ पर इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दे तो देखिए सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस। तो ऐसे आइसोमर्स जो कि मिरर इमेजेस हैं एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, तो हेंस दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड एज enantiomers, these are called as enantiomers। ठीक है, एक अगर मैं इसी का आइसोमर, ऊपर जो मॉलिक्यूल है उसी का अगर मैं आइसोमर बनाने की कोशिश करूं, तो अगर मान लीजिए मैंने ये मॉलिक्यूल बना दिया ऐसे करके, ये मैंने मान लीजिए मॉलिक्यूल बना दिया, तो आप देख सकते हैं कि मिरर इमेजेस नहीं है ये दोनों एक दूसरे के, बट आइसोमर है, राइट। तो आइसोमर हैं बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो हेंस ये एंड ये, आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, सेकेंड वाला जो मिरर इमेज था आप उसको भी देख सकते हैं। तो दीज एंड दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स। तो आइसोमर्स हैं बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो हेंस दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज डायास्टीरियोमर्स। फिर से बोल दे रहा हूँ, आइसोमर्स हैं बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मिरर इमेजेस भी नहीं होंगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होंगे वो। ठीक है, फिर एक टर्म और आप देखेंगे कॉल्ड एज मीजो कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स हैव one or more chiral centers but still they are optically inactive। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है आपका, so this carbon atom is also chiral, this carbon atom is also chiral, क्योंकि different इसमें चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट है, बट देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए सिमेट्री है, तभी फर्स्ट वाला पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसके वजह से मॉलिक्यूल बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है? क्योंकि जो मान लीजिए ऊपर वाला जो कार्बन एटम है वो अगर प्लेन पोलराइज को राइट में रोटेट कर दे रहा है विद एंगल 30 डिग्री, तो नीचे वाला लेफ्ट में रोटेट कर दे रहा है विद एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो हेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो स्ट्रेट निकल जाएगी, तो रोटेट नहीं होगी, तो हेंस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब ये जानने के बाद हम लोग तुरंत आ जाते हैं SN1 एंड SN2, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। तो सबसे पहले देखते हैं SN1, तो इसका फुल फॉर्म इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर इसलिए बोलते हैं बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन वन मॉलिक्यूल। तो यूजुअली SN1 मैकेनिज्म वो मॉलिक्यूल शो करते हैं जो कि हाईली स्टेबल कार्बोकटाइन बना सकते हैं, जैसे कि 3 डिग्री हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, राइट, फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप। ये जो आपका जो हैलोजन है ये छोड़ के चला जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगी, sp3 से sp2 आ जाएगा, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री आ जाएगी, राइट। सो दिस इज दी स्लो स्टेप, बिकॉज स्टेबल कार्बोकटाइन बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन रहा है, इसलिए Br इजीली छोड़ के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं Br को। अब इसके ऊपर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रंट साइड एंड ऑल्सो बैक साइड। तो अगर वो फ्रंट साइड अटैक करेगा तो आपको ये अरेंजमेंट मिलेगा, एंड बैक साइड अटैक करेगा तो आपको ये अरेंजमेंट मिल जाएगा। ऑलराइट, अब आप देख सकते हैं कि जो जिस डायरेक्शन में पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल था, जो
इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस को बोलते हैं रिटेंशन। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर लिया। एंड सेकेंड वाले को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसने जो कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड एज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, एंड अगर ये 50-50 कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज़ इक्वल अमाउंट्स में ये प्रेजेंट रहते हैं, तो हेंस सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज, या सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर्स। दोनों अगर इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं तो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर्स। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म में रेसिमिक मिक्सचर्स बनते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, तभी इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सबस्ट्रेट है वो काम कर रहा है, उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही रिएक्शन डिपेंडेंट है स्लो स्टेप में, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो हमेशा याद रखिएगा जो मॉलिक्यूल ईजिली कार्बोकैटायन बना सकते हैं वो SN1 मैकेनिज्म ईजिली शो करेंगे। तो अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में ऑर्डर देखें तो दिस इज द ऑर्डर फॉर SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, क्विकली विल डाइव इनटू SN2 मैकेनिज्म। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर। तो बायमॉलिक्यूलर, अब SN2 वो मॉलिक्यूल शो करेंगे जो कि हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं। अब देखिए हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो Br सोचेगा यार पहले तुम्हारा अरेंजमेंट कुछ हो जाए उसके बाद हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, और उसी में ही क्योंकि Br छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो फर्स्ट स्टेप में ही आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर जाएगा। अब आगे तो एक न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, तो भाई साहब कहाँ से अटैक करेंगे? पिछू से अटैक करेंगे। तो ये मोमेंटरली जो कार्बन है ना ये पेंटावैलेंसी शो करेगा, ये पेंटावैलेंसी शो करेगा। ठीक है, ये पेंटावैलेंसी मोमेंटरली शो करेगा। ऑलराइट, अब फिर उसके बाद फास्ट स्टेप में Br नेगेटिव छोड़ के चला जाएगा, तो ये देखिए ये अरेंजमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जो पहले न्यूक्लियोफाइल था वो राइट हैंड साइड था, अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट इज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अच्छा, अब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब स्लो स्टेप में देखिए कौन कौन है, स्लो स्टेप में आपका सबस्ट्रेट भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of substrate and nucleophile। तो दो substances के ऊपर डिपेंड कर रहा है, hence this is called as nucleophilic substitution by molecule, क्योंकि रेट जो है वो दो substances के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि इसमें वो मॉलिक्यूल ज़्यादा इजीली SN2 शो करेंगे जो कि हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ऑर्डर चलेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ये बताओ हमको कि अलाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड, कोई आपसे ये पूछे कि भैया बताओ अलाइल क्लोराइड SN1 मैकेनिज्म शो करेगा या SN2 मैकेनिज्म शो करेगा सब्स्टिट्यूशन के लिए, ऑलराइट, तो आप बोलिएगा क्या, क्योंकि अलाइल क्लोराइड स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा तो हेंस ये SN1 शो करेगा। क्यों स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, बार बार गलती हो जा रही, क्यों स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, बिकॉज ये देखिए अलाइल कार्बोकैटायन बनेगा, दिस इज हाईली स्टेबल बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से एलाइल क्लोराइड जो है वो SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। कोई आपसे पूछे भैया ये बताओ कि बेंजाइल क्लोराइड SN1 शो करेगा या SN2 शो करेगा, बेंजाइल क्लोराइड SN1 शो करेगा, SN2 शो करेगा, ये भी SN1 शो करेगा। क्यों?
क्योंकि ये बेंजाइल कार्बोकटाइन बनाएगा एंड बेंजाइल कार्बोकटाइन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मैं रेजोनेंस इसके स्टेबलाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसे पहला स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, एंड यथास्थिति कायम हो गई। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से जो हमारा बेंजाइल क्लोराइड है वो भी SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन SN1 एंड SN2। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि SN1 मैकेनिज्म वो शो करेंगे जो कि हाईली स्टेबल कार्बोकटाइन बनाए एंड SN2 मैकेनिज्म वो शो करेंगे जो कि हाईली अनस्टेबल कार्बोकटाइन बनाएंगे। ऑलराइट, अब जल्दी से जो नेम रिएक्शंस है वो देख लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है, फिर भी नेम रिएक्शंस अलग से देख लेते हैं तो आपको याद रहेगा नेम रिएक्शंस कौन कौन सी आपको करनी है। तो सबसे पहला है सैंडमेयर। तो सैंडमेयर में याद अगर आपको हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप डालते हैं Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस N2 इज रिलीज। अगर आप इसमें डालेंगे Cu2Br2 एंड HBr तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो सैंडमेयर रिएक्शन, राइट। अगर आप इसमें CuCN डालते हैं केसीन के प्रेजेंस में तो CN आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको पता था कि कोई दूसरा, इट इज़ एन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, कोई हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते थे विद आयोडीन, तो एसीटोन, तो आयोडीन आ जाता था CH3I प्लस NaCl निकल गया। दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन, विल चेंज द कलर। Wurtz reaction. So Wurtz reaction में alkyl halide 2 moles लेते थे एंड सोडियम लेते थे ऐसे करके इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो NaBr ऐसे निकल जाता था या NaCl निकल जाता था, तो आपको एल्कीन मिल जाता था, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्कीन मिल जाता था, तो 2NaBr ये मिल गया। फिर इसी का भाई वुड्स फिटिग, हालांकि मुझे पहले फिटिग कराना चाहिए था, खैर। तो एल्काइल हैलाइड, सोडियम एंड अराइल हैलाइड, तो ये देखिए NaBr ऐसे निकल गया, बेंजीन के ऊपर CH3 आके लटक गए। सो दिस इज वुड्स फिटिग प्लस 2NaBr। फिटिग होता है सिर्फ जिसमें अराइल हैलाइड हो, वुड्स होता है जिसमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड हो। ठीक है, जैसे लिख देते हैं, चलिए ABCDE फिटिग रिएक्शन, तो फिटिग रिएक्शन में सिर्फ अराइल हैलाइड लेंगे हम लोग और बिल्कुल वुड्स जैसी रिएक्शन चलेगा। ये देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये देखिए चश्मा बन जाएगा प्लस 2NaCl, देखिए चश्मा है कि नहीं है, 2NaCl। फिर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ABCDEF, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बेंजीन में आप डाल दीजिए CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा। फिर फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, ये भी देख चुके हैं, सारे रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, मगर मैं सबको एक साथ लिख दे रहा हूँ।
फिल्डक्राफ्ट असाइलेशन, तो इसमें असाइल क्लोराइड डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा, एसिटोफिनोन बन जाएगा, राइट। फिर उसके बाद डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस अपन लोग को याद है, क्लोरोबेंजीन में NaOH प्लस CaO डाल देंगे, NaOH प्लस HCl डाल देंगे, तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ONA बनता है, फिर फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हंसडीकर रिएक्शन, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको काइंडली रेक्टिफाई कर लीजिएगा। हंसडीकर रिएक्शन, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें Br2 डालते हैं एंड CCl4, सो अल्काइल हैलाइड बनता है, AgBr निकल आता है एंड CO2 निकल आएगा, ठीक है। फिर गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन सैंडमेयर का भाई है, बिल्कुल भाई जैसे रिएक्शन है गैटरमैन्स रिएक्शन, बस बीच में जो मॉलिक्यूल है ना, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लीजिए, उसमें Cu2Cl2 था, इसमें Cu एंड HCl डाल देंगे, बाकी प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। दिस इज गैटरमैन रिएक्शन। लास्ट टॉपिक है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें जो हैलोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, तो एक होता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो करते क्या है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में, सबसे पहले रहता है सोल्यूशन, उसमें डाला जाता है एक्वस KOH, फिर उसमें डाला जाता है डाइल्यूट HNO3, उससे एसिडिफाई कर दिया जाता है, एंड देन डाला जाता है इसमें सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट टाइप का इसमें बनता है, ठीक है। अच्छा, अब कौन से मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट बनाएंगे जो कि ज़्यादा इजीली अपना हैलोजन लूज़ करेंगे? जो प्रेसिपिटेट बनेंगे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा या ब्रोमाइड अगर होगा तो, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल जो कि ज़्यादा इजीली अपना हैलोजन लूज़ कर देंगे तो वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो कौन सा मॉलिक्यूल इजीली हैलोजन लूज़ कर सकते हैं इनमें से? तो एल्काइल ये इजीली लूज़ कर लेगा, देन बेंजाइल ये भी लूज़ कर लेगा क्योंकि रेजोनेंस की वजह से बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, एंड अलाइल। तो जो क्वेश्चन आता है ना वो इन्हीं में से आता है, तो ये इजीली लूज़ करेंगे, तो हेंस ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे। कौन प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा? जैसे कि आपका अराइल, ये तो लूज़ नहीं कर पाएगा ना, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अराइल कार्बोकेटाइन जो होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। विनाइल ये भी लूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, तो ये क्रॉस लगाया मैंने, प्लस नहीं है क्रॉस है, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आपसे पूछा जाएगा कि बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन में डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करिए, या राइट अ केमिकल रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, तो यू विल परफॉर्म द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सो बेंजाइल क्लोराइड विल गिव the precipitate with silver nitrate test, whereas chlorobenzene will not give precipitate with silver nitrate test. बस हो गया खत्म, ठीक है। So with this we have completed all the important topics of haloalkanes and haloarenes. As I said कि polyhalogen compounds is not there in the syllabus currently, but we'll after completion the entire syllabus we will turn back to these small topics that we have left. तो अब आपका काम ये बन गया है कि अब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बट आपका ये काम है कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर का थ्योरी रिवाइज हो गया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आई होप आप अच्छी तरह से इसको करेंगे। सो विद दिस वॉज डॉक्टर इमरान खान। होप यू हैव ऑल एंजॉयड द वीडियो and learned from it. Take care and practice a lot. Thank you for watching the video. Thank you. Thanks a lot.